हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक मिड टर्म एग्जाम का सॉल्यूशन है, जो कि गोल ज्योतिर्गणित फोर्थ सेमेस्टर मिड एग्जाम सॉल्यूशन 2025 ज्योतिर्विज्ञान, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रश्न पत्र है। तो इस प्रश्न पत्र में दो प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, लेकिन एक एक प्रश्न अनिवार्य होता है वर्ग आ और वर्ग बा में से। 1 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, पूर्णांक 25। अब आप देख सकते हैं वर्ग आ में 2 क्वेश्चन है और वर्ग बा में भी 2 क्वेश्चन है। दोनों में से एक एक करना अनिवार्य है। प्रश्न एक है, निम्न श्लोक की सोपपत्तिक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे सोपपत्तिक व्याख्या क्या है? समो यतः स्यात् परिधे शतांश पृथ्वी चा पृथ्वी नितरा तनीयान। ये एक श्लोक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के षडगोल का वर्णन। तीसरा है, भुवन कोश के अनुसार द्रोणी देश किसे कहते हैं और इसके बारे में। और चौथे प्रश्न में भूपरिधिमान, उसका व्यासमान और पृष्ठ क्षेत्रफल, तीनों हमने एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये है, निम्न श्लोक की सुपपत्तिक व्याख्या कीजिए। शमो यतः स्यात् परिधे शतांशः पृथ्वी च पृथ्वी नितरा तनीयान नरश्च तत्पृष्ठगतस्य कृतस्व समयवतस्य प्रतिभात्यस्य। गणितज्ञों का कहना है कि किसी भी वृत्त का सौवां सौवां मतलब शतांश भाग, सौवां भाग समतल वृत्त दृष्टिगोचर होता है। तो ये सौवां भाग कैसे निकालेंगे? पृथ्वी की परिधि निकाल दीजिए। फॉर्मूला 2 पाई आर, जो कि सभी को पता है। आर यहाँ पे रेडियस होता है। पृथ्वी का रेडियस 6400 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि 6400 किलोमीटर, किलोमीटर खुद में एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो जब इसका परिधि आप निकालेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, तो ये एक बहुत ही बड़ी दूरी निकलेगी। और उसका 100वां भाग करेंगे तो भी वो बहुत बड़ी दूरी होगी। इसीलिए गणितज्ञों का कहना है कि किसी भी वृत्त का 100वां भाग समतलवत दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इतनी दूर तक आपकी दृष्टि ही नहीं पहुंचेगी कि आपको गोलाई नजर आए। और इसी कारण से पृथ्वी जहां तक आप देखते हैं समतल ही नजर आती है। अतः पृथ्वी की गोल परिधि का भी 100वां भाग इसी प्रकार समतलवत दिखाई देता है। इसी प्रकार मनुष्य उसके पृष्ठ पर स्थित होकर सामने देखते हैं तो उन्हें पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग दूर तक समतल ही दिखता है। अतः उन्हें पृथ्वी के समतल होने का आभास होता है, लेकिन वह समतल होती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। द्वितीय प्रश्न क्या है? पृथ्वी के षडगोल का वर्णन करते हुए उस पर निवास करने वाले देवादि की स्थितियों पर सचित्र प्रकाश डालिए। तो इसमें चित्र है मित्रों, और चित्र का आपको एग्जाम में बनाना भी होता है। तो पृथ्वी के षडगोल का वर्णन, इसमें एक श्लोक आता है। हो सकता है श्लोक एग्जाम में दिया हो, नहीं दिया है तो उसका अर्थ तो आपको पता ही होना चाहिए। तो षडगोल के लिए जो 2 श्लोक है उसमें से पहला है, लंका कुमध्ये यमकोटिश्च प्राक पश्चिमे रोमक पत्तनम च अधस्ततः। देखिए, पश्चिम में रोमक पत्तन है, अधस्ततः उसके विपरीत, अधस्ततः मतलब नीचे की तरफ, सिद्धपुरम सुमेर सौम्य स्थित याम्य वाडवनलश्च, अर्थात पृथ्वी के मध्य में लंका स्थित है। इसके 90 डिग्री पूर्व में यमकोटि स्थित है और 90 डिग्री पश्चिम में रोमक पत्तन नाम का पुर है। इसके 180 डिग्री नीचे सिद्धपुर है और 90 डिग्री उत्तर में सुमेरु, जिसे हम उत्तर ध्रुव कहते हैं, तथा 90 डिग्री दक्षिण में वाडवानलपुर, जिसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों के बारे में बताया गया है। उत्तर ध्रुव सुमेरु को कहते हैं और दक्षिण ध्रुव वाडवानलपुर है। और ये सब स्थान भूमध्य स्थित लंका के सापेक्ष कहेंगे, अर्थात पृथ्वी के मध्य में, भूमध्य अर्थात जमीन के मध्य में लंका स्थापित है। तो लंका का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए लंकाधिपति रावण ने अपने रहने के लिए पृथ्वी का मध्य भाग चुना था। जिस लंका को आजकल लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, एक छोटा सा राष्ट्र सोच के उसको उतनी सम्मान नहीं मिलती है, लेकिन एक समय था जब वो इस पृथ्वी का सेंटर प्लेस था। तो ये सब स्थान भूमध्यस्थ लंका की सापेक्ष कहे गए। दूसरा श्लोक क्या है? इसमें देवताओं के बारे में बताया गया। कुवृत पादांतरितानि तानि स्थानानि षडगोल विदो वदन्ति। देखिए यहां षडगोल आ गया। वसंत मेरो सुर सिद्ध संगा और वे च सर्वे नरका सदात्या। यहाँ दैत्यों का वर्णन है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ है।
कैसे इसका हिंदी में लिखेंगे? भूगोल के पादों चतुर्थ भाग। जैसे कोई आप गोला बनाएं या चित्र बनाएं, सर्कल बनाएं, तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आप खींच देते हैं तो चार हिस्से नजर आते हैं। उनको हम चतुर्थांश कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश। वही चीज यहां बताई गई है कि जब एक गोले को बांटते हैं तो चार हिस्से नजर आते हैं, पर जब एक वृत्त, मतलब जैसे गोल, थ्री डायमेंशनल गोल को जब बांटेंगे तो इन चार के अलावा दो और होंगे। एक उत्तर गोल और एक दक्षिण गोल भी होगा। जैसे जो कद्दू का फल होता है, कुम्हड़ा जिसे कहते हैं, अगर उसकी बात किया जाए तो कितने केंद्र नजर आते हैं? तो तीन बोले जाते हैं। एक तो उस कद्दू का केंद्र जो सेंटर में है, जो कि दिखता नहीं है, लेकिन दो केंद्र और दिखते हैं। एक ऊपर जहां से उसकी नाभि जुड़ी होती है, और एक नीचे जहां वो फूल लगा होता है, जो कि बाद में गिर जाता है। तो तीन केंद्र। इसी तरह से अगर एक गोल को, जो कि थ्री डायमेंशनल होता है, उसके अगर क्षेत्र की बात करें तो चार चतुर्थांश के अलावा दो और होंगे, एक उत्तर और एक दक्षिण में। जैसे आर्कटिक रीजन एक हमारा कॉन्टिनेंट है और अंटार्कटिक रीजन एक कॉन्टिनेंट है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो भूगोल के पादों अर्थात चतुर्थ भाग को अंतरित करने वाले स्थानों को छह गोल वाले कहे जाते हैं। अर्थात पृथ्वी के अगर हिस्से बनाए जाएं तो छह बनेंगे। मेरु पर देवता सिद्ध पुरुषों के साथ रहते हैं, अर्थात मेरु पर भगवान रहते हैं, तथा दक्षिणी ध्रुव पर उसके विपरीत नर्क तथा दैत्यगण निवास करते हैं। अब ये जो हमने मोटा मोटी सिर्फ दो का यहां बताया गया कि भाई ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो हमने बोला कि उत्तर के भाग में रहते हैं। दैत्य कहाँ रहते हैं, तो दक्षिण के भाग में रहते हैं। तो बाकी के लोग इंसान कहाँ रहते हैं, तो उन चतुर्थांशों में रहते हैं। उसी का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं। सात वैदिक कालीन द्वीप। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी में सात द्वीप हैं। यानी सात महाद्वीपों को जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शकद्वीप और पुष्कर द्वीप कहा जाता है। पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार दुनिया सात संकेंद्रित महाद्वीपों अर्थात सप्तद्वीप वसुमती में विभाजित है, जो सात घिरे हुए महासागरों में से अलग है। प्रत्येक का आकार पूर्ववर्ती अर्थात अंदर से बाहर की ओर दोगुना है। तो देखिए, इसको ऐसा समझा है, दोगुना क्यों है? जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं परिधि बढ़ती चली जाती है। टू का मल्टीप्लीकेशन है, टू पाई आर का मतलब टू टाइम्स ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड बाई पाई। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाते हैं तो रेडियस का डबल होता जाएगा ना, तो परिधि भी तो बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा कि जैसे जैसे हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं एरिया डबल होता जाता है। तो सात वैदिक कालीन द्वीप हैं, तो सात महाद्वीप हैं। सेंटर से शुरू करेंगे और हर द्वीप के कंप्लीट होने के बाद एक उसमें महाद्वीपों को अलग करने के लिए महासागर है। तो चलिए देखते हैं। इसको डायग्राम बनाना है आपको एग्जाम में, इसलिए यहां डायग्राम दिया भी है। तो हम लोग सप्त द्वीपों को पढ़ने जा रहे हैं। ये है। अब इसमें ध्यान से आप देखिए तो सेंटर में, पृथ्वी के सेंटर पे जम्बूद्वीप लिखा है। 1 लाख योजन है इसकी साइज, ग्रीन कलर से सेंटर में बना है। तुरंत उसके बाद एक महासागर उसको बाकी के द्वीपों से अलग करेगा। उसका नाम है साल्ट ओशियन, हिंदी में लवण समुद्र बोलेंगे। फिर से अगला द्वीप आ जाएगा, प्लक्ष द्वीप। दुगनी हो गई साइज, 1 लाख योजन की जगह 2 लाख, इसी तरह 2 की जगह 4 लाख, फिर 8 लाख और उसका डबल 1,60,000। ठीक, फिर 32 हो जाएगा, 32 का दुगना 64। इस तरह से एरिया हर बार डबल होता जाएगा। तो 1 लाख जम्बूद्वीप से शुरू करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप डबल करते जाएंगे। तो जम्बूद्वीप है, उसके बाद फिर एक महासागर आ जाता है साल्ट ओशियन या लवण समुद्र, फिर प्लक्षद्वीप है, फिर उसके ऊपर फिर से एक सागर बाकी के द्वीपों से अलग करता है, वो है शुगर ओशियन। हिंदी में इसको कौन सा समुद्र बोले? या मृदु, मीठा जल जिसे कहते हैं, शुगर से बना है ना, मधु। तो शुगर ओशियन
और उसके बाद फिर से एक द्वीप आएगा शाल्मली द्वीप, फिर एक समंदर आएगा लिकर ओशिन या शूरा सागर, इसको हिंदी में बोलेंगे शूरा सागर। उसके ऊपर कुश द्वीप है। फिर घी ओशिन, घी को हम बोलेंगे शार्पिस समुद्र। फिर से एक द्वीप आ जाएगा ट्रंका द्वीप, और उसके ऊपर मिल्क ओशिन, मिल्क अर्थात इसको हम दूध सागर भी बोलते हैं। फिर शक द्वीप आएगा, और शक के ऊपर योगर्ट, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे, और इसको हिंदी में बोलेंगे दधी समुद्र, दही या दधी समुद्र। फिर पुष्कर द्वीप, और पुष्कर द्वीप के बाद सबसे अंत में जो सागर आएगा वो फ्रेश वाटर ओशिन है, शुद्ध पानी का समुद्र। इस तरह से आपने 7 द्वीपों को याद किया। ये 7 द्वीप फिर से आप देख लीजिए, सीक्वेंस में आपको नाम लिखने हैं, ऐसे भी नहीं कि अपनी मर्जी से आगे पीछे कर दिया। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रॉन्च, शक और पुष्कर, ऐसे सीक्वेंस में याद करना है। अब ये डायग्राम में तो आप समझ गए कि जम्बू सेंटर पे है, बाकी के द्वीप क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं, उनका साइज भी डबल होता जाएगा। तो इसी को लिखा है मार्कंडेय पुराण में, जम्बूद्वीप को दक्षिण और उत्तर में दबा हुआ और बीच में ऊंचा और चौड़ा बताया गया। अर्थात ये जो बीच में ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं क्षेत्र, ये उत्तर और दक्षिण में दबा हुआ सा है, पर बीच में काफी ऊंचा और चौड़ा और ऊंचा दिखाया गया। इस ऊंचे क्षेत्र को ही इलावृत्ति या मेरु वर्ष कहा जाता है। मेरु पर्वत नहीं, मेरु वर्ष, क्योंकि इसमें पर्वत और मतलब ईश्वर का वास का एरिया दोनों है। तो इस ऊंचे क्षेत्र को इलावृत या मेरु वर्ष कहलाता है, और इलावृत के केंद्र में पर्वतों का राजा मेरु पर्वत स्थित है। ठीक है, तो इस इलावृत या मेरु वर्ष के अंदर सेंटर में एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है मेरु पर्वत। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा की विशाल नगरी है, जिसे ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुरी के चारों ओर 8 शहर हैं, एक भगवान इंद्र का है और 7 अन्य देवताओं का है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो जम्बूद्वीप है, इसके सेंटर में मेरु पर्वत है, और उस पे एक विशाल नगरी है जिसे ब्रह्मपुरी कहते हैं। ये देखिए पर्वत पे है, मेरु पर्वत पे। अब उसके चारों तरफ 8 क्षेत्र हैं, 8 शहर हैं, एक इंद्र का है, बाकी 7 अन्य देवताओं के। यही ऊपर वाला डायग्राम फिर से बना है, द्वीप हैं, और द्वीप के चारों तरफ आइलैंड, वही महासागर हैं। लेकिन जो जम्बू द्वीप जहां से आपने शुरू की थी, अब उसको आप जम्बू द्वीप देखें, तो जम्बू द्वीप के एकदम सेंटर में मेरु पर्वत है, माउंट मेरु। और इस पूरे जम्बू द्वीप के इस एरिया को हम इलावृत कहते हैं, और इस पूरे एरिया का दूसरा नाम है इलावर्स, और सेंटर में मेरु पर्वत है। यहीं पे ब्रह्मा जी का वास है, ब्रह्मपुरी। और उसके चारों तरफ 8 क्षेत्र हैं, जिसमें 8 देवता हैं, और उनको हम पत्तियों से डिनोट कर रहे हैं, कमल की पत्तियों के जैसे 8 क्षेत्र हैं। उसमें से एक में इंद्र भगवान है, बाकी 7 क्षेत्रों में अन्य देवता हैं। तो अब आप समझ गए देवता हमारे कहाँ रहते हैं, जम्बूद्वीप के सेंटर में, जिसे इलाव्रत कहते हैं, इलावर्स। और वहीं पे मेरु पर्वत है, उसी मेरु पर्वत पे ब्रह्मा जी का वास है, और उनके चारों तरफ 8 देवता हैं। इसको कमल के फूल के जैसा समझ सकते हैं। अब कमल का फूल तो तालाब में होता है, तो इसीलिए चारों तरफ हमने पानी बना रखा है, उसको हम महासागर कहते हैं। सबसे पहला सी ऑफ साल्ट है, और उसके बाद फिर प्लक्ष द्वीप आ जाएगा, फिर सालमली, कुश, कौंच, शक, पुष्कर, एक क्रम से महाद्वीप है, और उनके बीच बीच में महासागर है। उनके नाम भी हमने बता दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, भुवन कोश के अनुसार द्रोणी देश किसे कहते हैं? सभी द्रोणी देशों के साथ साथ नव कुल पर्वतों का सचित्र वर्णन करना है। तो सचित्र वर्णन देखिए हम ऊपर बता चुके हैं, अब उसकी बार बार जरूरत नहीं है, आप इस डायग्राम को एग्जाम में बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे थ्योरी दे देते हैं। तो द्रोणी देश और कुल पर्वतों का वर्णन भारतीय पौराणिक भूगोल के महत्वपूर्ण अंग किस तरह से है, वो आप देख लीजिए। द्रोणी देश किसे कहते हैं? भुवन कोश के अनुसार 2 पर्वतों के बीच स्थित घाटी या विस्तृत मैदानी भाग को द्रोणी देश कहा जाता है। 2 पर्वत हैं, उनके बीच की जो घाटी बन जाती है, उपजाऊ जमीन, उसे हम द्रोणी कहते हैं।
यह क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उपजाऊ होता है और मानव विकास के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। प्रमुख द्रोणी देश हिमालय और अन्य कुल पर्वतों के मध्य स्थित घाटियों जैसे कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी इत्यादि प्राचीन काल में विशिष्ट द्रोणी देश कहलाते थे। तो आप समझ गए कि द्रोणी देश क्या है। इस तरह से देखा जाए कि भारत देश जो है हमारा जो हिमालय पर्वत है और दक्षिण की पर्वत श्रृंखला के बीच का देश है, इसलिए पूरा का पूरा भारत देश द्रोणी देश कहलाता है, क्योंकि यह दो महान पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। जो दक्षिण में पर्वत श्रृंखला है उसको वेस्टर्न घाट, जो पॉपुलर नेम है वो वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, जो कि शुरुआत बंगाल की खाड़ी से अरब की खाड़ी तक पूरा वो वेस्टर्न घाट ही है। अब वो पीछे वेस्टर्न घाट है दक्षिण साइड में, उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो बीच का पूरा क्षेत्र क्या हो गया, दो पर्वतों के बीच की उपजाऊ भूमि, और यही है आपका भारत देश, द्रोणी देश। अब उसमें भी छोटे छोटे पर्वत एरिया है, तो उनके बीच की घाट जगह को भी हम द्रोणी बोलते हैं, और इस कारण से एक छोटी सी जगह को, जैसे कि हम कश्मीर की घाटी या कुल्लू घाटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हिमालय और अन्य पर्वतों के बीच में भी तो बनेगी द्रोणी देश। इसी प्रश्न में दूसरा उन्होंने पूछा है प्रश्न, वो है नव, नव मतलब नौ, कुल पर्वतों के नाम। तो उन नामों जो 9 नंबर्स के 9 प्लैनेट वो है माउंटेन्स, उनको देख लीजिए। तो पुराणों में भारतवर्ष या जम्बूद्वीप, अब देखिए भारतवर्ष जम्बूद्वीप लिखा है, तो कहीं ना कहीं पुराणों में प्रदर्शित किया गया है कि जम्बूद्वीप असल में सेंटर में भारत है। अब कैसे है वो अभी आपको पिछले श्लोक में बताया नहीं गया कि श्रीलंका सेंटर पे था, और श्रीलंका पार्ट है भारत देश का, अभी अलग हो गया, लेकिन प्राचीन समय में तो श्रीलंका भारत का ही हिस्सा था। अब भारत, क्योंकि श्रीलंका केंद्र में है तो भारत भी केंद्र में है, और ये पूरा जम्बूद्वीप था, इसलिए पुराणों में भारतवर्ष जो कि जम्बूद्वीप के कहा जाता था कि आधारभूत पर्वतों को कुल पर्वत कहा गया। मुख्य रूप से 7 कुल पर्वत प्रसिद्ध हैं, लेकिन विशिष्ट गणनाओं में इनकी संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, क्योंकि 7 में कुछ पर्वत ऐसे हैं जो असल में बाद में उनको बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण 2 पर्वतों का नाम दिया गया, तो वो 9 बन गए। तो इनके नाम क्या है, ये नाम जरूरी है, उनको याद कर लीजिए। पहला है महेंद्र गिरी, सभी के आगे गिरी आप स्वतः लगा दीजिए, गिरी मतलब पर्वत। महेंद्र गिरी, मलयगिरी, सहस्र, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य, पारियात्र, हिमालय, हेमकूट या कैलाश। ठीक, तो ये 9 नाम है। तो महेंद्र गिरी कहाँ है, उड़ीसा के पास पूर्वी घाट का हिस्सा है। मलयगिरी कहाँ है, नीलगिरी और मालाबार क्षेत्र दक्षिण भारत में है। इसको शाहर्य या पश्चिमी घाट बोलते हैं, यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। शक्तिमान अर्थात छत्तीसगढ़ और झारखंड की पहाड़ियां हैं। वृक्ष विंध्याचल का मध्य भाग, विंध्याचल देवी प्रमुख देवी हैं, सभी लोग जानते हैं। तो विंध्याचल का मध्य भाग नर्मदा के उत्तर, वहीं से नर्मदा नदी निकली है। मुहूर्त ज्योतिष में हमने नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक और फिर उनका जहां वो अरब सागर में गिरती हैं वहां का वर्णन एक श्लोक में किया है, वहां से आप उसका लिंक ले सकते हैं कि उनका उद्गम कहाँ है और वो समंदर में कहाँ पे गिरती हैं। तो रिक्षा अर्थात विंध्याचल का मध्य भाग, फिर विंध्य अर्थात मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला, पारयात्रा अरावली पर्वत श्रेणी जो कि पश्चिम भारत है, फिर हिमालय उत्तर की प्रहरी पर्वतमाला, ये हमें अलग करती है किससे, चाइना और भारत के बीच में ये हिमालय की पर्वतमाला है। अब हेमकूट या कैलाश, कैलाश मानसरोवर यात्रा आप लोग नाम सुनते ही हैं, कैलाश पर्वत जो कि भारत का हिस्सा था, अभी इसको अनाधिकृत रूप से चाइना का माना जाता है क्योंकि तिब्बत पे कब्जा हो गया है। उस हिसाब से ये कैलाश पर्वत जो है वो चाइना में है। तो हेमकूट या कैलाश हिमालय के उत्तर में स्थित दिव्य पर्वत। तो ये 9 पर्वत और देवों के बारे में तीसरे प्रश्न में बताया। अब चौथा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित पर सचित्र प्रकाश डालिए, भूपरिधिमान, व्यासमान और पृष्ठ क्षेत्रफल। इन्होंने इसको 3 पार्ट में पूछा है, पर सच बताएं तो तीनों एक ही फार्मूले में बताए जाते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अलग हो ही नहीं सकते। तो पृथ्वी की परिधि, व्यास और क्षेत्रफल का वर्णन। पूर्व अर्थात प्राचीन समय में भूपरिधि का मान 4667 योजन ये बताया गया था।
हमारे पूर्वजों ने बताया था, तथा इसका व्यास 1581 योजन कहा गया है व्यास। अब भूपृष्ठफल का मान यहाँ पे जो बताया गया है 78, 53, 0, 34, अगर इसको लाख में पढ़ा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 78,53,034। और ये योजन का वर्ग होगा, क्योंकि लंबाई योजन में है तो ये योजन स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। और ये क्षेत्रफल गेंद के ऊपर जाल के समान होता है। जैसे एक गेंद है ना, तो उसके ऊपर रेड कलर कर दीजिए या जो भी कलर कर दीजिए, तो ऐसा ही ये भूपृष्ठ है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है कि भूपरिधि को व्यास से गुणा करने से प्राप्त होता है। ये जो भूपरिधि है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि भूपरिधि 2πr गुणे 2r बराबर भूपृष्ठफल 4πr। ठीक, तो भूपृष्ठफल के लिए ये फार्मूला दिया है। अन्य तरीकों जो कि श्रीधराचार्य ने लिखा था कि पृष्ठ क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए यह प्राचीन फार्मूला है, तो 3927/1250 गुणे व्यास गुणे 2 इंटू आर त्रिज्या। तो इसको 3927/1250 गुणे 1581 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगा 78,53,034 वर्ग योजन। तो इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर परिधि गुणे व्यास, ये एक सूत्र बन जाता है। तो हमने यहीं पे एक ही फार्मूले में व्यास भी बता दिया, त्रिज्या भी बता दिया, और उसका क्षेत्रफल क्या है ये पूरा का पूरा फार्मूला एज इट इज दिया हुआ है। ये श्रीधराचार्य करते हैं। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्न हो गए हैं। ये मिड टर्म एग्जाम का था, चौथे सेमेस्टर ज्योतिर्विज्ञान लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।